हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ है। यहाँ पर हमारा मेन फोकस है 70वीं बीपीएससी को लेकर। आपको पता है अभी 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो यहाँ हमारी जो मेन स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये है कि हमें यहाँ पर 38वीं बीपीएससी के जो पीटी क्वेश्चन पेपर्स है वहाँ से लेकर के 69th यानी 69वीं पीटी के जो क्वेश्चन पेपर से यहाँ तक सारे क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। यानी डिस्कशन के बाद आपके यहाँ पर 3000 के आसपास क्वेश्चंस यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर जाते हैं ना, तो जाने से पहले उसके जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपको वो हमेशा ही सॉल्व करने चाहिए। उनको एक बार रिवाइज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर साल रिपीट होते हैं, इन्हीं वाले क्वेश्चन पेपर्स में से रिपीट होते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम ये क्वेश्चंस जो है अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सीरीज़ को। तो जो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है 40वीं बीपीएससी का। ठीक है, 40वीं बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। 38वीं का हमने कर लिया है और 39वीं का हमने कर लिया है। आज हमारा है 40वीं का। तो वीडियो को पूरा सुनें, स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल जाए। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन है छोटा नागपुर के पठार को लेकर के। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो क्या है, एक अग्रभीर है, एक पदस्थली है, एक गर्त है, एक संप्राय है। तो देखिए ये एक संप्राय है। क्या है ये? एक संप्राय है। यानी कि यहाँ पर ये पूछा है कि ये क्या है। देखो इन सभी में से हमारा एक ऑप्शन सही बैठ रहा है कि संप्राय है। अब आपको पता होगा कि छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वो कहाँ पर है, यानी कि छोटा नागपुर जो पठार है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, भारत के डायरेक्शन में अगर देखें तो, है ना। ठीक है, तो अब यहीं पर रोहतास की कैमूर की पहाड़ियों वाला भाग जो है वो भी शामिल है। कौन सा है? रोहतास की कैमूर की पहाड़ियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है कि रोहतास की कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं। तो ये छोटा नागपुर के पठार में ही वाले जो रीजन है, क्षेत्र है, वहाँ पर पड़ती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। तो क्या वो गहरे समुद्र में है, उपतट में है, सांस्कृतिक अंतःस्थलीय है या प्राकृतिक अंतःस्थलीय है? देखिए इसका आंसर है उपतट में है। अब देखो इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है कि जो मछलियाँ होती है ना, आपको पता होगा कि इंडिया की बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन यानी मतलब क्या है, तटीय क्षेत्र है। तो ये जो रीजन जो मैंने बनाया है ये एक तटीय क्षेत्र है, यानी कि कोस्टल लाइन वाला ये क्षेत्र है। अब देखिए कोस्ट के पास क्या होता है कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, यहाँ पर इतने रीजन में, और उसी वाले रीजन में मछलियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा पनपती हैं, यहीं पाई जाती हैं। यहीं उन्हें सारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, है ना, उनका जो भोजन है उन्हें खाने के लिए यहीं पर मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर अगर हम एक डायग्राम बनाकर आपको समझाऊँ, जैसे कि ये भूमि है, तो ये वाली जो भूमि है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ समुद्र में नीचे जाएंगे। तो इस भूमि से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं ऐसे, है ना, समुद्र में, तो यहाँ क्या है, ये हमारा सी हो गया यानी पानी हो गया। तो जो ये वाला जो रीजन होता है, इस रीजन को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो यही वो एरिया है जिस एरिया में सबसे ज़्यादा आपकी मछलियाँ पनपती हैं और फ्लरिश होती हैं। यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है मत्स्य पालन सबसे बढ़िया होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा उपतट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मारमागांव पत्तन स्थित है। तो ये तो बस आपको रटने वाला ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है मारमागांव का? ये आएगा गोवा में है मारमागांव। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है सबसे बड़ा हिमनद। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, यानी ग्लेशियर की बात करी गई है। तो अगर हम देखें सबसे बड़ा हिमनद जो है वो गंगोत्री है। अच्छा, इसको अगर मैं लाइन वाइज लगा दूं तो सबसे बड़ा आएगा गंगोत्री आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा ये रंडून आएगा, और थर्ड नंबर पे आएगा कंचनजंगा, और फोर्थ आएगा केदारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। देखिए पहले ये अलग था, जब हमारा आंध्र प्रदेश टूटा नहीं था, ये उस टाइम का है, लेकिन बाद में तेलंगाना वगैरह बन गया। ठीक है, तो अब इसका आंसर जो होगा डिफरेंट होगा। मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ कि सबसे पहले आएगा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, और फिर आएगा हमारा महाराष्ट्र, फिर आएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है गुजरात,
उसके बाद है कर्नाटका, फिर आता है आंध्र प्रदेश और फिर है ओडिशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसून का निर्वतन इंगित होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मानसून का निर्वतन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप परिस्थिति से या स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, मानसून का निर्वतन इंगित होता है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है इसका ये साफ आकाश से, यानी कि केवल एक से। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि बंगाल की खाड़ी में जब अधिक दाब मतलब कि हाई प्रेशर जब बनता है, ठीक है, और स्थल पर लो प्रेशर बनता है, तब तो मानसून हमारा आता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मानसून हमारा आता है, क्योंकि हमारी जो लैंड है ना, जो ज़मीन है, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, और बंगाल की खाड़ी जो हमारा समुद्र वाला रीजन है, यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर बन जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में तो हवाएं जाती हैं, तो उस टाइम पर मानसून के आने की इंडिकेशन होती है। समझ में आया? उस टाइम पर मानसून के आने की इंडिकेशन होती है। और जब आकाश साफ होता है, इसका मतलब मानसून नहीं है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी यहाँ पर पूछी है। तो देखो यहाँ पर भूमि बंधित नदी कौन सी है? ये है लूनी नदी है। लूनी जो है ऐसी नदी है जो कि ज़मीन में ही ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो अपना पानी अरेबियन सी में नहीं गिरती। ठीक है, तो तापी नदी जो है वो अरेबियन सी में गिरती है अपना पानी। इस तरह से कृष्णा नदी है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, और नर्मदा जो है वो भी अरेबियन सी में गिरती है। लूनी नदी ऐसी नदी है जो कि कहाँ ख़त्म हो जाती है? गुजरात के कच्छ में ही ख़त्म हो जाती है, राजस्थान में है, भूमि बंधित है। समझ में आया? तो ये कच्छ के रन ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है। चलिए, इसी को बोलते हैं भूमि बंधित, जो कि अपना पानी समुद्र में नहीं गिरती, ज़मीन में ही ख़त्म हो जाती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है बह बह कर। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। अब देखो भारत का चावल का कटोरा पूछा गया है, तो ये आएगा कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा। तो कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा कहाँ बनेगा? इधर की तरफ, यहाँ की तरफ बनेगा। तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन है, एलुवियल सॉइल मिलती है, बहुत ज़्यादा पानी मिलता है। तो यहीं पर क्या होता है, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र का डेल्टे में चावल के कटोरे का क्षेत्र से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, समस्त विश्व में चीतों की संख्या। देखो चीतों की संख्या के बारे में है, सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या। देखो उस टाइम का क्वेश्चन है ये, तो ये अभी काम का नहीं है, लेकिन बस अगर हम देखें कि अभी जो चीते हैं वो हमारे भारत में कितने हैं, तो अगर आप गूगल पर देखोगे ना तो 27 है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या करा था, चीतों को हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस करा था पन्ना नेशनल रिजर्व के अंदर। तो उस टाइम पर 20 थी, फिर उसके बाद कुछों की डेथ हो गई थी, है ना, उसके बाद कुछों के क्या हुए थे, बेबीज़ हो गए थे। तो वहाँ पर जो अब टोटल संख्या है वो 27 हो गई है। अभी अगर आप देखोगे गूगल में तो 27 ही लिखा हुआ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रीन पीस को लेकर। तो ग्रीन पीस क्या है, हरित शांति क्या है? तो इसका आंसर है कि ये पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। चलो नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तो क्यों नहीं बनती है ओस? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज़ होती है, क्योंकि इवेपोरेट हो जाता है सारा पानी। जब हवा चलती है तो इवेपोरेशन का रेट बहुत हायर होता है दैन द प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो देखो ये क्या आएगा, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण, ये इसका कारण है, यानी कि स्कैटरिंग के कारण। इसको इंग्लिश में अगर बोलें तो उसको स्कैटरिंग बोलते हैं, है ना। लाइट की जो स्कैटरिंग होती है तो ब्लू रंग की सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि नीला रंग का जो होता है ना वो स्कैटर्ड सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी के कारण जो है जो हमें नीला समुद्र दिखाई देता है। चलो, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला यह है उड्डयनहीन पक्षी है। तो वो न्यूजीलैंड की बात है, और उड्डयनहीन वन जो उड़ नहीं सकता तो वो क्या है, वो कीवी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मतलब यहाँ सॉइल इरोजन की बात करी गई है, सॉइल इरोजन की। मृदा अपरदन क्या होता है कि मिट्टी का कट के दूसरी तरफ बह जाना, मिट्टी का खराब हो जाना, उस जगह से मिट्टी हट जाना। तो मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं?
तो ये आएगा वनारोपण, यानी कि फॉरेस्टेशन कर दीजिए, वन लगा दीजिए, पेड़ पौधे उगाइए खूब। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत कॉमन सेंस है, एफॉरेस्टेशन। ठीक है, अगर हम एफॉरेस्टेशन करें तो। चलो नेक्स्ट है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है, यानी कि सबसे आगे है, तो वो है चीन है। चलो अब है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो न्यूनतम वन आवरण क्या आएगा, यह आता है 33%। ठीक है, अगर आपको अपना इकोसिस्टम को बैलेंस में रखना है ना, हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कम से कम 33.3% आपकी जो लैंड है उसके ऊपर फॉरेस्ट होना चाहिए, तभी आपका इकोसिस्टम जो है वो क्या होगा, बैलेंस माना जाएगा। यानी कि जंगल होने चाहिए। फॉरेस्ट का मतलब क्या है, जंगल होने चाहिए। अगर जंगल होंगे तो ही हमारा इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है। देखिए कैनबरा नहीं है यहाँ पर टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, लंदन है। आप जाके मैप में देखोगे ना तो ये सारे के सारे जो हैं समुद्र के पास हैं। ये सारे के सारे क्या है, समुद्र के पास है। जैसे कि टोक्यो हो गया, तो टोक्यो हमारा जापान में है, न्यूयॉर्क यूएसए में है, और लंदन तो आपको पता ही है यूके में है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ये थोड़ा सा लैंड पर हटकर आ जाता है, जैसे यहाँ भी ज़मीन है तो अंदर की तरफ आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो ये आएगा सी, ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। जी हाँ, ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। अब देखो इसके अंदर जीवाश्म तो होते ही नहीं है, बहुत कम की तो बात ही छोड़ दो इसको। ठीक है ना, जीवाश्म नहीं होती, यानी कि फॉसिल फ्यूल नहीं होते, क्योंकि ये क्या है, इग्नियस रॉक्स हैं। कौन सी रॉक्स हैं, इग्नियस। और इग्नियस रॉक्स किससे बनती हैं, वो हमारे ज्वालामुखी से बनती हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़नी है, यानी कि चट्टानों के प्रकार पढ़ने हैं, तो वो हमने आपको एनसीईआरटी में पहले ही पढ़ा रखा है। तो जिन बच्चों ने देख लिया है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। देखो सूर्य जो है ना, हमारा जो सन है, सन जो है वो हमारी गैलेक्सी की चक्कर लगाता है। आपको पता है, जिस तरह से हमारे सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स यानी कि जो उपग्रह ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, इसी तरह से जो हमारा सूरज है वो हमारी गैलेक्सी की चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर वो 25 करोड़ वर्ष में लगा पाता है, 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। अब ऐसा करने में वे उन अधिकारियों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित हैं। तो देखो इसमें जो आर्टिकल आएगा वो आएगा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 175(2) के द्वारा। चलिए अगला है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। तो देखिए इसका कौन होता है, ये आता है जिला विकास पदाधिकारी। ठीक है, जिला विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो ये आपका आएगा अनुच्छेद 170 यानी कि आर्टिकल 170 की बात करी जा रही है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। देखो विधान परिषद मतलब है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो आपको पता है कि अभी हमारे यहाँ पर 6 राज्यों में है, वो कौन कौन से हैं। एक है यूपी और है बिहार। ठीक है, यूपी बिहार हो गया। एक है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और है कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो ये 6 हैं। तो अभी यहाँ से अगर देखेंगे तो पुराना वाला है ना, लेकिन फिर भी इसमें आंसर बन रहा है, तो इसका आंसर है बिहार में। केवल 4, इनमें नहीं है। चलिए, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। ये देखो यहाँ क्या पूछा है, फिर से विधान परिषद का पूछ लिया, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्वेश्चन पूछा है कि उसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं या फिर उसको एबॉलिश। ठीक है, तो कौन कर सकता है, इसके ऑप्शन में जाते हैं तो ऑप्शन में है केंद्रीय संसद द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ बोला जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है।
तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। सिर्फ उसके लिए होता है जिस पर मतभेद होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन 4 है। अब नेक्स्ट है लोकसभा का नेता होता है। तो लोकसभा का नेता जो है वो होता है प्रधानमंत्री। आपको पता होगा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, होते नहीं होते, और वह संसद तथा कार्यपालिका दोनों पर ही नियंत्रण रखते हैं। और वे मंत्री परिषद के अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री सरकार के भी अध्यक्ष होते हैं। ये हमें याद रखना है यहाँ पर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ये हमें बताना है। तो देखो इसमें जो सही क्रम है वो है डी हमारा, पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। देखो इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो पहले आएगा सॉवरन, फिर सोशलिस्ट आता है, उसके बाद सेक्युलर आता है, ठीक है, फिर आता है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी कि जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नाम जोड़ा गया है वो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, सॉवरन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, इन तीनों के पूरा होने से हमारा जो भारत है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनता है। ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले कोई भी देश जो होगा वो पहले सॉवरन होगा, फिर जाके वो सोशलिस्ट होगा, फिर सेक्युलर और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो देखिए किसी को नहीं है, राज्यसभा को तो भंग हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस होता है, ये राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की बात हो रही है, पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो किसे देते हैं वो देते हैं उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर को देते हैं, ठीक है। अब देखो डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन अध्यक्ष को देंगे यानी कि स्पीकर को देंगे, और स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लेटर डिप्टी स्पीकर को देंगे। यहाँ पर एक्सचेंज चलता है, ठीक है। चलो अब है वर्तमान लोकसभा में, अब देखो ये हमें नहीं करना, ये पुराना है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो कितना प्राप्त ना हो सके उसे, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसे क्या करना होता है, 1/10 उसको प्राप्त करना होता है। 1/10 भाग जो है उसे वोट का ये प्राप्त करना अनिवार्य ही होता है, ठीक है। चलिए वैध मतों का 1/10 वोट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति को पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो देखो कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति खुद नहीं करते है ना, खुद नहीं करते, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करते हैं। चलिए और ये क्या लिखा है, ये है यहाँ पर कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 85 में ऐसा लिखा हुआ है, आर्टिकल 85 2 ख में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है हमारा साप्टा को लेकर। तो साप्टा का पूर्ण रूप क्या है, देखो साप्टा में क्या आएगा आपका, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। चलो अब यह है विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएगा, ये 35 36 ये क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं अपना 39वां क्वेश्चन करते हैं। चलो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर क्या है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है। इंडियन इकोनॉमी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसमें क्या आता है कि किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों को ही शामिल हम लोग करते हैं, तो ये होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। अब भारत को अल्प विकसित देश क्यों कहा जाता है, तो वो कहा जाता है क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आएगा तीव्र गति की जनसंख्या में वृद्धि के कारण, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कृषि पर हम लोग अधिक निर्भर हैं, ठीक है, और औद्योगिक उन्नति की बहुत मंद गति है। तो आ जाएगा 2 3 4। नियोजन की आवश्यकता के कारण इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता यहाँ पर। चलिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखो ये कहा था हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो हमारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में उन्होंने देखा था। क्यों बोला था? उन्होंने ये इसलिए बोला था क्योंकि उनका मानना ये था कि ये जो परियोजनाएं हैं ये ही, ठीक है, ये ही हमारे जो देश का विकास होगा इन्हीं से होगा, क्योंकि यहीं से बिजली बनेगी तो डेवलपमेंट होगा, हमारे और इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, डेवलप है ना, नौकरियां मिलेंगी, और बहुत सारे जो हमारे जो ट्रेड हैं वो भविष्य में इन्हीं पर निर्भर थे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी इन्हीं से होगी, ठीक है, जो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो यहीं से हाई होगा। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? इनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। चलिए अब देखो सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, देखो ये तो है पुराना क्वेश्चन है ना, तो ये तो नहीं आएगा। अब अगर हम देखें तो 2011 की हम लोग देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे जो भारत है उसकी जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी, 121 करोड़ थे। और अगर हम इसे मिलियंस में लें तो 1210 है ना, पॉइंट में मिलियंस में आ जाएगा। दोनों में पूछा जा सकता है, मिलियंस में एक एक्स्ट्रा जीरो लग जाती है, बस आपको ये याद रखना है। इसमें से अगर मैं मेल्स यानी कि पुरुष की आबादी की बात करूं तो 51.54%, ठीक है, और फीमेल्स की कितनी है? ये है 48.46 यानी कि 48.46। तो ये हमें थोड़ा सा जनरल व्यू हमें होना चाहिए। चलिए अगला है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। देखो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे होता है? तो ये होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये आएगा बिक्री कर है ये, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है कि 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर को, देखो ये तो नहीं है ये क्वेश्चन, चलो अगला देख लेते हैं, ये तो पुराना क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की, तो किस में की प्रगति? गेहूं के उत्पादन में की। क्यों करी? क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में आया था, है ना। किस में आया था? 60s में आया था। 1960s में हम बोलते हैं कि हरित क्रांति आई थी, उसके कारण हमारे यहाँ पर गेहूँ और चावल का उत्पादन बहुत बढ़ा था। चलिए अब है पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप में से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो क्या आएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए अब है, तो नेक्स्ट है योजना आयोग का गठन कब हुआ? देखो पहले योजना आयोग थी, अब ये ख़त्म हो चुकी, आपको पता है। 1 जनवरी 2015 को ये हमारा क्या आ चुका है? 2015 में नीति आयोग आ चुका है इसके बदले, है ना, 1 जनवरी 2015 से। तो अब तो ये तो नहीं आएगा, नीति आयोग का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसकी डेट पूछ सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी नॉलेज होनी चाहिए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो वो हुआ था सन 1950 में हुआ था, 15 मार्च सन 1950, 15 मार्च सन 1950। अब इसके बदले क्या आ चुका है? नीति आयोग आ चुका है। चलिए अब है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारे घरों में जो बिजली की खपत के बिल आते हैं, फैक्ट्रीज़ में आते हैं, तो वहाँ पर किस में होता है ये? तो ये वाट में लिए जाते हैं ये, ठीक है। तो केवल एक ऑप्शन आएगा। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का भंडार क्या है? तो वो है सौर ऊर्जा का, सोलर एनर्जी का, ठीक है, सोलर एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट है हमारी, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से क्या क्या निकलता है? तीनों निकलती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा किरण, तीनों ही निकलती हैं। तो सारा आंसर इसका ऑल आएगा। अब है जल की स्थायी कठोरता का कारण है। देखो यहाँ पर क्या है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं। तो जल की जो कठोरता है, मतलब हार्ड वाटर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हैं और सल्फेट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 53, निम्नलिखित में से सबसे भारी, देखो यहाँ क्या पूछा है? सबसे भारी धातु पूछी है। सबसे भारी धातु कौन सी है यहाँ पर? तो देखो इनमें से अगर देखेंगे तो यूरेनियम आएगी, सबसे भारी है ये। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 92 होता है, ये हमें याद रखना है, 92 होता है, ठीक है ना। और अगर मैं इसके मास की बात करूँ, यानी कि परमाणु भार की अगर बात करूँ, तो वो 238 होता है, ठीक है।
कितना होता है 238 होता है। और अगर सबसे कम घनत्व यानी कि सबसे कम डेंसिटी की अगर हम बात करें, घनत्व की बात करें और सबसे हल्के की बात करें तो वो लिथियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 होता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हास्य गैस। हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के बारे में पूछा गया है। तो लाफिंग गैस क्या होती है, वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड है हमारी लाफिंग गैस। चलिए अब है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। अब जो इसकी पहचान करें तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है क्षय रोग से मरते हैं। तो कई बार हमने आपको हमेशा ही पढ़ाया है, कई बार पढ़ा चुके हैं इसको। चलिए अब है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं। देखो जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं, कौन खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं, है ना। तो तब क्या होता है, तब हम क्या कहलाते हैं, तब हम द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर हम लोग कहलाते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, ये भेड़ बकरी खुद प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि इन्होंने किसको खाया, जो पेड़ पौधे उगे हुए थे इन्होंने इसको खाया, और ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डॉल्फिन्स वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन्स जो हैं वो वर्गीकृत किस में किए जाते हैं, स्तनी में, यानी कि मैमल्स में किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये है डिटर्जेंट क्या है, अपमार्जक क्या है, तो ये एक शोधन अभिकर्ता है। चलिए नेक्स्ट है आर्कियोप्टेरिक्स है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन एक पक्षी है, आर्कियोप्टेरिक्स। ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो वो होती है उसकी जड़ होती है सबसे महत्वपूर्ण अंग। ठीक है, अब जड़ क्यों होती है, क्योंकि देखो जो पौधे होते हैं ना वो जड़ के ही द्वारा, जैसे मानो ये पौधा है, अब नीचे इसकी जड़ें होंगी लंबी लंबी, है ना, नीचे इसकी जड़ें होंगी, वहाँ पर पानी सोखते हैं ये लोग, यहीं से अपने खनिज लवण जो होते हैं यानी कि मिनरल्स, ये यहीं से अंदर जो है वो सोखते हैं और पेड़ पौधों को ऊपर तक पहुँचाते हैं, फल फ्रूट पत्तियों तक। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो उसका अंग हुआ वो क्या हुआ, वो जड़ हुआ। अब है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। किस वनस्पति खाद्य में होता है अधिकतम प्रोटीन, तो वो होता है, एक मिनट, हाँ वो होता है सोयाबीन में। बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर, 40% से ज़्यादा प्रोटीन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमें कंज्यूम करना चाहिए प्रोटीन की दृष्टि से। अगर देखा जाए जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो तो मांस मछली खा लेते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है तो वो लोग किसका सेवन करना चाहिए, सोयाबीन का, प्रोटीन की अपनी कमी को पूरा करने के लिए। चलो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष पूछा है यहाँ पर, तो वो कौन सा है, वो है यूकेलिप्टस है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लंबा होता है ये, तो यहाँ इन ऑप्शन में से यूकेलिप्टस आएगा। अब यह है वर्तमान प्रमाण के अनुसार, अभी जो हमारे पास एविडेंसेस हैं उन प्रमाण के अनुसार अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। तो इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे, है ना। तो अब यहाँ पर तो देखिए यहाँ तो खुद ही इन्होंने आंसर दे रखा है कि 2 लाख वर्ष पूर्व, बस इसमें से 2 लाख ढूंढना है तो 2 लाख हमारा आ गया, ये ऑप्शन बी हो गया। चलो इसमें तो हमें कोई मेहनत करनी ही नहीं है। अब है नेक्स्ट, सर्वदाता वर्ग के रक्तदान का रक्त ग्रुप होता है, यानी कि ब्लड ग्रुप की बात करी गई है। यूनिवर्सल डोनर जो सर्वदाता वर्ग है ना, यूनिवर्सल डोनर कौन से होते हैं ब्लड ग्रुप में के मामले में, वो होते हैं ओ वाले होते हैं। ये किसी को भी अपना रक्तदान कर सकते हैं, ब्लड जो है डोनेट कर सकते हैं। और जो लेने वाले होते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, वो होते हैं एवी, कि ये किसी का भी ब्लड ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट है एस्पिरिन है, ये 65 क्वेश्चन है, तो ये आएगा एंटीपायरेटिक। ठीक है, एंटीपायरेटिक जिससे बुखार उतरता है, हाई टेम्परेचर को कम कर देता है ये। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है, बिहार में देखो ये पुराना है, ये नहीं है, अब नहीं है, क्योंकि अब तो 40 है, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। चलिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, तो ये क्या आएगा, सन 1934 में हुआ। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के एग्ज़ाम्स में कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो 1934 में हुआ था। चलो नेक्स्ट है सन 1866 और
1986 के जो नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो वहाँ पर जो क्षेत्र थे वो था चंपारण और मुजफ्फरपुर। ठीक है, चंपारण और मुजफ्फरपुर के जो नील खेतिहारों के विद्रोह यहीं पर हुए थे। और इस नील खेतिहारों की दुर्दशा का वर्णन दीनबंधु ने किया था। उनकी कौन सी पुस्तक थी, ये हमें नाम पता होना चाहिए। उस पुस्तक का नाम है नील दर्पण। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए, अब है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो देखो 1830 की बात करी गई है, तो उस टाइम पर वहाबी आंदोलन था। चलो नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है, तो दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो देखो यहाँ पर पढ़ने के बाद, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद जो हमारा ए है, दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, ये नहीं है। ठीक है ना, और दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है, ये क्या है, ये हमारा सत्य है। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, ए असत्य। चलिए, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो होता है हजारीबाग से। ठीक है, कहाँ से होता है, हजारीबाग। अब देखो ये जो हजारीबाग क्षेत्र है, तो इसका आंसर वैसे बी आ जाएगा। हजारीबाग क्षेत्र जो है ना, अब वो झारखंड में चला गया है। कहाँ चला गया है, झारखंड में। ठीक है, पहले बिहार में था, लेकिन अब कहाँ है, झारखंड में है। और अगर हम पूरे विश्व में सर्वोत्तम अभ्रक की बात करें तो 2 जगह पर मिलता है, एक तो है कोडरमा और दूसरा है गिरिडीह। गिरिडीह, तो देखो कोडरमा गिरिडीह नहीं है, तो यहाँ पर हजारीबाग आएगा। चलिए, अब यह है उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855 या 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो वो कौन सा क्षेत्र है, वो है भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र। ठीक है ना, तो और संथालों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू और कानू ने किया था। आपको पता होगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। तो बिहार में कृषि का स्वरूप है जीवनदायी, सिर्फ एक आएगा। ठीक है ना, व्यापारिक नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, निराउत्तक कुछ नहीं है, जीवनदायी। क्योंकि यहाँ पर लोग सिर्फ अपनी सब्सिस्टेंस के लिए, लाइवलीहुड के लिए कमाते हैं, बस अपने खाने पीने के लिए इतना हो जाए कि वो जिंदा रह सकें, यानी कि अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, सिर्फ यही है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत तगड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं ना, वो सिर्फ अपने रोज़मर्रा के खाने के लिए अपनी फैमिली परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने तक लायक ही उगा पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा बिहार की शस्य गहनता कितनी है। तो यहाँ पर है शस्य गहनता। देखो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये पुराने क्वेश्चन हैं, तो जो ऑप्शन है वो गलत है। तो यहाँ पर आएगा 144%। और अगर हम, ठीक है, अब देखो पहले हम ये देख लेते हैं कि शस्य गहनता होती क्या है। तो अगर इसको अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ष में एक ही क्षेत्र पर, मानिए ये एक क्षेत्र है, ठीक है, अब एक साल में, ठीक है ना, एक साल में एक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या, यानी कि हमने कितनी बार अनाज उगाया, कि पहली बार हमने माना गेहूं के खेत लगा दिए यहाँ पर, ठीक है, एक ही साल में फटाफट से कटाई कर ली, फिर उसी साल में हमने दूसरे साल कुछ और अनाज उगा दिया, तो हमने ऐसी कितनी साइकिल उगा दी, उसका परसेंटेज यहाँ पर ये जो है ये पूछा जाता है। फसलों की संख्या के अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज निकल जाता है। तो बिहार में है 144%। और अगर मैं पूरे इंडिया में बोलूँ, पूरे भारत में बोलूँ, तो भारत की एवरेज आती है 136%। ठीक है, चलो बिहार की सिंचाई। अब देखो बिहार की सिंचाई के बारे में है, हाँ देखो ये तो पुराना क्वेश्चन है। देखो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। देखो बिहार में गंगा से मिलने वाली नदियों को पूछा गया है, तो कौन कौन सी मिलती है, गंडक नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है और पुनपुन मिलती है। ठीक है ना, चलिए तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र। देखो ये पुराना वाला है, जब जो बिहार और झारखंड डिवाइड नहीं हुआ था, लेकिन अभी अगर देखें इस क्वेश्चन को तो आ जाएगा ये 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। चलो देश में कच्चे तांबे को
बिहार में, अच्छा ये पुराना है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। बिहार में पहली चीनी मिल के बारे में पूछा गया है, तो वो हुई थी महपोरा में, मरहोरा में। कहाँ हुई थी? प्रथम चीनी मिल की स्थापना पहली बात तो 1903 में हुई थी। महरौरा कहाँ पर है? महरौरा है सारण जिले में। कहाँ पर है? सारण जिले में हुई थी। ठीक है, तो स्वतंत्रता से पहले बिहार को चीनी उत्पादक राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त था, लेकिन बाद में पीछे हटता चला गया। चलिए, अब है वर्ष 1994 के सर्वश्रेष्ठ चलचित्र का। देखो ये पुराना क्वेश्चन है, ये नहीं करना। अब ये है, इसी तरह से ये वाला भी नहीं करना, 81। चलिए ये भी नहीं करना, आगे देख लेते हैं। अब ये है, हाँ ये भी नहीं करना, 84 भी नहीं करना, ये 85 करना है, यहाँ पे 85 वाला करना है। निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? देखो ये भी सारे पुराने ही हैं ये। ठीक है, वैसे सऊदी अरब है, लेकिन पुराने क्वेश्चन है ये यहाँ तक पुराने क्वेश्चन आएंगे। अब है ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 15,005 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है। देखो ये भी वैसे क्वेश्चन अच्छा है। ये रमन सागर पर्वत की हमें पता होना चाहिए, ये है, ये नॉलेज में हमें रखना चाहिए, लेकिन अब शायद ना पूछें इस क्वेश्चन को रमन सागर पर्वत के बारे में। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये 87 ये पुराने वाले हैं, है ना, नहीं पूछे जाएंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर 92 पे आ जाते हैं। नाशक क्या है? तो नाशक क्या है? नाशक है भारत द्वारा बनाई जा रही, देखो ये भी पुराना ही है, ये भी पुराना ही क्वेश्चन है, ये काम का नहीं है अभी फ़िलहाल। तो अभी हम चलते हैं इसको देखते हैं यहाँ तक, तो हम चलते हैं 104 पे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम इसको मैच करते हैं हम लोग। यहाँ पे है अंकित नामों से सुमेल करना है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, जो नागानंद है, नागानंद का मिलेगा हर्षवर्धन से। ठीक है, और हर्षचरित का मिलेगा ये बाणभट्ट, और तुगलकनामा मिलेगा अमीर खुसरो, और ताउल उल माँ ये मिलेगा ये राजा राम मोहन राय, और नील दर्पण मिलेगा दीनबंधु। ये तो मैंने अभी बताया है, तो बस इसकी मैचिंग देख लेना, उसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन तैयार कर लेना। चलो, तो इसका हम आंसर जो है वो क्या लगाएंगे, आंसर इसका आ जाएगा यहाँ पर डी आ जाएगा। नेक्स्ट है चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया। अब देखो इन्होंने बिहार का भ्रमण कब किया था? इन्होंने किया था 670 ईस्वी में। ठीक है, 670 ईस्वी में किया था। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी गुप्त काल की, नगरों का क्रमिक पतन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये है 14 पूर्व। ठीक है, कौन सा है? 14 पूर्वी है। ये महावीर द्वारा प्रचलित सिद्धांत 14 पूर्व में संग्रहित है, याद रखना है ये। चलो, अब यह है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो किसने किया था? आजीविकों ने किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में आजीविकों ने किया था, और ये बौद्ध संप्रदाय जो है ना उससे संबंधित थी ये गुफाएं। चलिए, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? अगर धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस टाइम पर क्या थी? 1/6 थी, 1/6 थी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन 110वां ऋग्वेद संहिता को लेकर। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडलम पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये किसको है? वो है सोम और इस पेपर नामांकित देवता को। ठीक है ना, किसको है? 9वें मंडल की बात करी गई ना, तो 9th वाले जो मंडल है उसके अंदर सोम की बातें करी गई हैं। और ये सोम क्या है? ये एक प्रसिद्ध एक पौधा है। ठीक है, एक छोटा सा एक पौधा है जिसके रस जो था उस टाइम पे उसको ग्रहण करते थे। ठीक है, सोम का प्रयोग जो है केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था। ये पौधा है, याद रखना, इसके रस की बात है यहाँ पर। चलो, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो सामान्यतः अगर पूछा है तो लाल रंग का हुआ था। ठीक है ना, इनमें से कुछ नहीं है, लाल है। चलो, अब है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल। देखो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल का नाम पूछा गया है, तो वो था मोहम्मद शाह।
चलो, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो क्षेत्र था गुजरात। अब है निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है ना। तो किसने करी? थॉमस रो ने। ये थॉमस रो आएगा इसका आंसर। चलिए, अब यह मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। यहाँ मध्यकाल की बात करी गई है, मेडिवल टाइम की बात करी गई है। तो क्या रहा? इसका आएगा 2 और 4, विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में, ठीक है ना, विद्या केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में। तो इसका ऑप्शन आ गया डी। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो किससे था? फिरदौसी से था, ठीक है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमानियों से गोवा को छीना। तो देखो यहाँ पर आएगा हरिहर प्रथम, ठीक है। क्या आएगा? हरिहर प्रथम। यही क्वेश्चन कई बार कई पेपर्स में रिपीट हुए हैं, ये आपको याद कर लेने हैं एग्जाम देने से पहले। चलो, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता? तो देखो, खम्स नहीं करता यहाँ पर, ठीक है ना, खम्स नहीं करता। ये जो है खराज है, उश्र है, मुक्तई है, ये सब करता है। अब देखो, खराज, उश्र और मुक्तई ये तो कर हैं, लेकिन ये जो खम्स है ये क्या होता है? जो युद्ध में लूटा हुआ सामान है ना, ये उसको कहा जाता है, ठीक है। युद्ध में लूटे हुए सामान को कहा जाता है, लेकिन खराज, उश्र और मुक्तई ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों में से हैं। अब आएगा 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो किसको करा? देखिए, यहाँ पर आएगा आपका बुद्धिजीवियों को करा, ठीक है ना, नगरीय उच्च जातियों को करा और निर्धन सर्वसाधारण को करा। उदार रजवाड़ों को नहीं करा, ये तो खुद ही अत्याचार करते थे, तो इनको कैसे कर देंगे ये लोग, ठीक है ना। चलिए, अब आएगा 120वां, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश पर, देखो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। चलो, अब है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में, ठीक है ना, तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। किसके कारण हुए थे? तो ये हुए थे नाडास्त्र के कारण। चलो, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? तो वो कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है ना, उनको लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। अब है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है? ये 1773 में जो आया था, है ना, तो उसके आसपास का आंसर होगा। तो क्या आएगा? 1774 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, अब ये है 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। 1856 की बात करी गई है, तो इसमें कौन सा कानून प्राप्त हुआ? इसमें एक तो आपका आएगा धार्मिक असुविधा कानून, एक मिनट देख लेते हैं, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह और राज्य हड़पने का सिद्धांत, ठीक है, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ जो ठीक लग रहा है धार्मिक असुविधा कानून और एक है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, है ना, ये आएगा ऑप्शन 1 और 3। हिंदू रीमैरिज एक्ट ये 1856 में आया था, ठीक है ना, और क्योंकि इसी में क्या हुआ था, हाँ, हिंदू रीमैरिज एक्ट हुआ था। और एक है धार्मिक असुविधा कानून। चलिए, अब है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? देखो, बिरसा मुंडा के गुरु के बारे में पूछा गया है, तो वो थे आनंद पांडे, ठीक है। कौन थे? आनंद पांडे थे। देखो, 1800 भी हमने पहले पढ़ा था, ये 1895 ईस्वी में आरंभ होने वाले जो मुंडा जनजातीय विद्रोह के नेता और जो समाज सुधारक थे, ये बिरसा मुंडा थे, है ना। इन्होंने आदिवासियों को संगठित करा था और जो अंग्रेजी सत्ता थी ना, उसको उखाड़ फेंकने के लिए बहुत काम करा था, ठीक है। इनके गुरु का नाम था आनंद पांडे। चलिए, अब है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए है और दूसरा आर है, तो दोनों को पढ़ें। देखो, पहले हम लोग पढ़ते हैं ए को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। जी हाँ, रहा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, ये नहीं है, ठीक है, ये एक सही है, तो आंसर इसका आ जाएगा सी। चलिए, अब है ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? चलो, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं कौन कौन से? ये आएगा
सन 1927 में आएगा। चलो, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का तो वो थे एम.एन. रॉय जी थे। ठीक है, चलो, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? देखो, खुदाई खिदमतगार के नाम जैसे ही आता है वैसे ही खान अब्दुल खान गफ्फर का हमें नाम याद आता है। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन की स्थापना। असहयोग आंदोलन की स्थगत संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। ठीक है ना। तो देखो, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, ठीक है, ये हुआ पहले। उग्र भीड़ पर पुलिस द्वारा थाने को जलाना, हाँ देखो, पहले तो गोलीकांड हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने क्या करा था? पुलिस थाने को जला दिया था। फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित भी करा गया था। गांधी जी ने कहा था अब मैं ये आंदोलन नहीं करूँगा। ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात हो रही है, असहयोग आंदोलन की। ठीक है, और फिर बाद में गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। तो देखिए, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि पहले क्या हुआ? पहले चौरी चौरा में पुलिस का गोलीकांड हुआ था, 5 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक गांव में 3000 किसानों के उसमें गोली चलाई थी वहाँ की पुलिस ने। ठीक है, फिर इसके रिस्पॉन्स में वहाँ की जो भीड़ थी ना, वो पागल हो गई, उस पुलिस ने थाने को जला दिया। ठीक है, अब उसके बाद गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने बोला कि मैं आंदोलन को स्थगित कर दूंगा। तो वो जो प्रस्ताव पारित हुआ वो 22 फरवरी को हुआ। ठीक है, और गांधी जी की खुद की गिरफ्तारी मार्च में हो गई। तो बस यही इसका वो है सीक्वेंस। ठीक है, तो देखो, ये वाली जो है ना कि उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया, ये जो है इस कांड के बाद आएगा, ये याद रखना। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो देखो, वो जो था ये महात्मा गांधी जी ने देखा था उस टाइम पर। ठीक है ना, उन्होंने, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के अवसर के रूप में देखा था, कि उन्होंने बोला था कि मैं इन दोनों को एक कर दूंगा। ठीक है ना, इनमें एकता लाऊंगा। चलिए, अब यह है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? यहाँ पे पूछा है नहीं था, तो देखिए, नहीं था तो टी.ए. एलकॉट का नहीं था, बाल गंगाधर तिलक का था, एनी बेसेंट का था, है ना, और एम सुब्रमण्यम थे। इन दोनों ने तो ये खोला ही था, और ये भी इनके साथ थे। ठीक है, तो ये नहीं थे इनके साथ। चलिए, निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहे? कौन रहे अप्रभावित? एक तो कृषक अप्रभावित रहे और एक मुसलमान रहे। ठीक है, महिलाओं ने बढ़कर हिस्सा लिया और बुद्धिजीवी ने लिया। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया, हाँ, आंसर हमारा हो गया ये 2 और 3। चलिए, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी? तो देखो, ज्योतिबा फुले का नाम आता है सत्यशोधक समाज का नाम आते ही। ठीक है, 1873 की बात है ये। अब नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, कि जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, उनका नाम बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सरोजिनी नायडू, पंडित रमाबाई, आगे देखते हैं, और क्या है, अरुणा आसफ अली और एनी बेसेंट। तो देखो, यहाँ पर एनी बेसेंट आएगा। ठीक है, वो थी पहली। चलिए, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 में हुई थी ये। ठीक है, चलिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं? तो उस जनजाति का नाम था खोंड। ठीक है, क्या था? खोंड जनजाति का नाम था। यहाँ पर मानव की बलि दिया करते थे, तो उसके जनजाति ने विद्रोह करा था। ठीक है, चलिए, इसे मारिया कहते थे इसे। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। जी हाँ, किया। तो बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ हमें सही क्रम देखना है। तो देखो, इसका आंसर आएगा रोहिणी, फिर पटना, मुजफ्फरपुर, फिर आएगा जगदीशपुर। ठीक है, चलिए, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? यहाँ पूछा है भाग नहीं लिया। तो देखो, जो साहूकार थे उन्होंने नहीं लिया था, और जमींदार थे उन्होंने भी नहीं लिया था, क्योंकि ये अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में थे। ठीक है ना, जो तंग लोग थे, जो परेशान थे, उन्होंने लिया। जैसे खेतिहर मजदूर थे, बहुत परेशान थे, कृषक थे। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका ये। चलो, निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने दी थी। ठीक है, चलिए, अब देखिए, अब जो यहाँ से 150 तक के जो क्वेश्चन है वो सारे मैथ के क्वेश्चन हैं, तो ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं।
ठीक है ना। रीजनिंग है, मैथ है, ये आपको सॉल्व करने हैं। इसी पैटर्न के बार बार रिपीट होते हैं, तो उसमें आप पैटर्न जो है उन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए यहाँ हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। तो आप हमारी वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, हमें बताएं आपको कैसा लगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा जो है और इनिशिएटिव ला सकें, और टेलीग्राम में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।